हैं कि जो RH है और यहाँ आप RX को कंपेयर करेंगे तो मास किसका ज्यादा होगा, RX का। तो इसमें मतलब उसमें वंडरवल फोर्सेस भी ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से मान लीजिए मैंने आपको दिया हो CH4 और दिया हो CH3Cl, तो ये जो CH3Cl है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है अगर हम कंपेयर करें ये R हमारा सेम हो, अगर आप यहां पे देखिए हमारा R सेम है, फर्क किसका है, हेलोजन का। R हमारा बिल्कुल सेम हो, हेलोजन का फर्क हो, तो ये ध्यान रखना है विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन वंडरवल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए आयोडो का वाले का, आयोडो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ये समझ में आता है? ठीक है, तो ऐसे ही जो है अपने ध्यान रखना है। अब कोई बच्चा कहे कि मैम अगर हेलोजन सेम हो तो क्या होगा, आर अलग हो, तो चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। कह रहे अगर सेम हेलोजन हो और आर अलग अलग हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों भाई, साइज इंक्रीज करेगा आर का तो वंडरवल फोर्सेस भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये आप देखिए जिसमें एक कार्बन है यहाँ पे, ये देख लीजिए ये वाले में एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, बाकी Cl सेम है, इसमें कितने हैं, तीन कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर रहे हैं आपके, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब कोई बच्चा ये कहे कि अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो, जो आइसोमर्स होते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या आइसोमर्स है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी चार कार्बन है, यहाँ भी चार कार्बन है, और यहाँ पे भी चार कार्बन है, सब में चार कार्बन है, हेलोजन भी सेम है सब में। तो ब्रांचिंग के साथ साथ घटेगा। अब इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है, ये लीनियर है, इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसमें और ब्रांचिंग आ गई, इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई, क्योंकि बेटा जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया कम होता है, और आपको पता है सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवल फोर्सेस भी जो है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, वंडरवल फोर्सेस डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवल फोर्सेस भी क्या होंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। और ये सिर्फ हेलोजन के लिए वैलिड नहीं रहेगा, अल्कोहल के लिए भी वैलिड रहेगा, क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा। मतलब मान लो सारे अल्कोहल है, एक में ब्रांचिंग ज्यादा है, एक में कम है, तो जिसमें ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आज हम अभी यही करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके ये थोड़ा सा ही रह गया है। अब आता है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन सेम है, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। भाई मास बढ़ रहा है, वंडरवल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब नेक्स्ट आता है, अभी ये तो मैंने बात की आपकी जो है हेलो अल्केन की, जिसमें आर होता है। अब बात करते हैं हेलो अरीन की। तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ लिखी है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हेलो अरीन की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं हेलो अरीन और का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लगभग सेम होता है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन विद नंबर ऑफ सेम कार्बन एटम। मतलब अगर मान लीजिए ये 6 कार्बन एटम वाला हेलो अल्केन है, तो इसका जो
मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो अगर कार के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, इसमें भी चेन है पर लीनियर चेन है, लगभग सेम होते हैं, 2 डिग्री का फर्क होता है ज्यादा से ज्यादा, 3-4 डिग्री का फर्क होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम चीज, वही रूल फॉलो होता है कि सबसे ज्यादा आरआई का, जैसे आरआई का होता है तो आयोडो ग्रुप होगा तो सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, और फिर लास्ट में बेंजीन, ये सेम वही चीज है। ठीक है, ये तो वही वाला हो गया कि आयोडो अरीन का ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है, कह रहे हैं अगर सेम हेलोजन एटम है तो जैसे जैसे अराइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मतलब बेंजीन रिंग पे मान लो ये भी आयोडो है, इसमें एक CH3 आ गया, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वो तो आपको पता है वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगे तो आपका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें डाई हेलोबेंजीन, अब डाई हेलोबेंजीन क्या होता है ये यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये मैंने बनाया डाई हेलोबेंजीन, ये मैंने बनाया पैरा डाई हेलो। पैरा क्यों बताया है कि एक एक्स यहां लगा है तो उसकी पैरा पोजीशन पे एक और एक्स लगा हुआ है। ये ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन है, ये मेटा डाइहेलोबेंजीन है। कह रहे इन तीनों का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 डिग्री का फर्क आता है। एक का 2 डिग्री ज्यादा है तो एक का कम है, या 3 डिग्री लगा लो, ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क आता है मेल्टिंग पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो पैरा डाइहेलोबेंजीन है, दोबारा सुनिएगा, पैरा डाइहेलोबेंजीन, तो पैरा डाई हेलो या पैरा डाई क्लोरो कह दूं तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में कहीं नहीं होगा डाई हेलो बेंजीन किसको मैं बोल रही हूं। तो पैरा डाई हेलो बेंजीन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तीनों का लगभग नियरली सेम होता है, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली सेम होता है, नियरली 2-3 या 4 डिग्री का फर्क लगा लो, ज्यादा नहीं। अब ये आता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन ऑर्थो एंड मेटा। मैं ऑर्थो और मेटा को कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों का लगभग बराबर होता है, 1-2 डिग्री का फर्क होता है। बाकी ये जो पैरा आइसोमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि देखो बेटा, जब कोई मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं मतलब हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, और आपको पता है सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, तीसरा। अब बेटा बीच में अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब डेंसिटी ज्यादा होगी। मान लो अगर एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, बीच में जगह खाली है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो मतलब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। ये जो है बीच में इस तरह से एक्स आ गया, मान लो आप ये इसके एक आगे और एक्स रखेंगे ऐसा, तो बीच में क्या बनता जाएगा, गैप बनता जाएगा, ये जगह तो घेरेगा ना। तो इस तरह से ये जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, ड्यू टू सिमेट्री इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस, और इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। सबको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रही हूं मैं? ये आप देख लीजिए, जो पैरा है उसका है 300, बहुत ज्यादा है। आप यहां देखिए मेल्टिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, 323, मतलब लगभग जो है 70 से 80 डिग्री का फर्क है। इनका लगभग जो है ज्यादा फर्क नहीं है। ऑर्थो का तो वैसे ही थोड़ा ज्यादा होगा मेटा से, देखिए ऑर्थो का ज्यादा होता है वैसे भी मेटा से, लेकिन ये मैं ये कह रही हूँ डिफरेंस देखिए आप, सबसे ज्यादा होता है पैरा का, फिर ऑर्थो और फिर मेटा का। चाहे ठीक है मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना ज्यादा फर्क है। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, सबको ये समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट? Yes, ma'am. अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट आता है डेंसिटी, ये हम सॉल्युबिलिटी तक करेंगे अभी। डेंसिटी जो है वही बात है कि डेंसिटी जो है वो क्या करती है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जैसे जैसे ज्यादा होंगे डेंसिटी बढ़ेगी। हेलोजन एटम जितने ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे लगा लीजिए, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
और अगर मैं कंपेयर करूंगी RI को RBR से, RBR को RCL से, तो जिसका मास ज्यादा होगा RI का ज्यादा होगा फिर RBR का, सेम वही चीज होगी यहाँ पे। तो डेंसिटी उतनी ज्यादा आती नहीं है पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट आता है सॉल्युबिलिटी। ये मैंने लिखा नहीं है, ये यहीं से करेंगे। ये जितने भी बेटा हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स, क्योंकि हम हेलो अरेन्स की बात नहीं करते, वो वाटर इनसॉल्युबल ही होते हैं, उसमें जो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, मतलब ये जो पार्ट होता है बेंजीन, ये इनसॉल्युबल होता है। बाकी हम बात कर रहे हैं RX की। ये पानी में बहुत कम घुलते हैं, लगभग ये पानी में घुलते ही नहीं है। क्यों नहीं घुलते हैं? देखिए यहाँ रीजन लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और RX के बीच में होती है आपको पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जब आप इस RX को इस पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, इनके आपस के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, ये भी टूटेगी, तभी तो ये आपस में जो है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में घुसेंगे, तभी घुलेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन बनती है, जो बॉन्ड बनता है, वो क्या बनता है, वीक बनता है। तो लेस एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अट्रैक्शन है नहीं। ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज क्या है, जब आप किसी चीज को पानी में घोलते हो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन बिटवीन हेलोजन एटम एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन इज सेट अप बिटवीन हेलो अल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो मैंने मार्क किया है यहां तक आप लिख सकते हैं कि इसलिए ये पानी में नहीं घुल सकते, बिकॉज जो न्यू अट्रैक्शन आती है इट इज वीकर देन प्रीवियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो लेस एनर्जी इज रिलीज। जो लैंग्वेज अभी मैंने बोली वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी ये पानी में नहीं घुलते हैं। दूसरी चीज, हाँ, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर घुल जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि जो न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं किसके बीच में, हेलो अल्केन के बीच में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, पर बराबर होती है जितनी पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। सॉल्युबिलिटी का, कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो जब आप पानी के अंदर हेलो अल्केन को घोलते हैं तो जो नई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं वो वीक आते हैं वाटर बॉन्ड से। तो वो पुराना बॉन्ड क्यों टूटेगा जब नया बॉन्ड वीक बन रहा है, तो इसलिए वो पानी में नहीं घुलते। जबकि आप हेलो अल्केन को अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलते हो तो जो नया बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और जिस चीज को हम घोल रहे हैं हेलो अल्केन को, वो जो है इक्वल स्ट्रेंथ का बनता है जितना पहले से ही हेलो अल्केन्स के आपस में और सॉल्वेंट का आपस में मौजूद था। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अब ये लास्ट है, अब ये लास्ट है, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगी। कल हम जो है दूसरा स्टार्ट करेंगे। 10.6 अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर। अब आप मुझे पहले का आंसर बता दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बढ़ाइए। तो आप ये देखिए, सब में कार्बन एटम तो सेम है, ये क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये सॉरी ये ब्रोमोफॉर्म। अच्छा, ये एक चीज मैं बताना भूल गई, ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अगर X लगा हुआ है, X 3 है, क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, Br है यहाँ पे तो ब्रोमोफॉर्म। अब आप खुद सोचिए, जिसमें एक एक क्लोरो है वो सबसे कम किसका होगा, इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इसका, और सबसे ज्यादा ब्रोमो का। ये समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा है? मैंने ये कहा था पहले तो हम देखेंगे कार्बन एटम सेम है या नहीं है, सब में सेम है। सबसे कम किसका होता है भाई, सबसे कम होता है क्लोरो वाले का, RCl का, फिर किसका होता है, RBr का। अब इसमें क्या हो गया, इसमें 2 ब्रोमो आ गए, उसमें एक है तो 2 ब्रोमो का और ज्यादा होगा, 3 ब्रोमो का सबसे ज्यादा होगा। ये समझ में आया? यस ठीक मैम। है, अब ये लास्ट वाला देख लीजिए।
1 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो बेटा अगर आप देखें इन दोनों में 3-3 कार्बन एटम है और इनमें कितने, 4। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इस वाले का। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा बताइए। एक आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है ये वाला, और 1 क्लोर किसका ज्यादा होगा, आइसोप्रोपाइल का, आइसोप्रोपाइल। 1 वाले का, है 1 क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा होगा। वेरी गुड, वन वेरी गुड। क्लोरोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि वो मैंने बोला था आइसो वाला ब्रांच, ब्रांच हो जाएगा, इसलिए उसका हाँ कम होता है। इसका नंबर सरफेस एरिया कम हो जाएगा। हाँ, तो मैंने यही बोला था ब्रांचिंग के साथ साथ घटता है। अभी जिस बच्चे ने बोला था ना आइसोप्रोपाइल का ज्यादा होगा, वो गलत है। मैंने बोला है ब्रांचिंग के साथ घटता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है और वंडरफुल फोर्सेस डिक्रीज करते हैं, जहां पे मैंने करेक्शन कराई थी। तो सबसे ज्यादा होगा ब्यूटेन का, उसके बाद जो होगा इसका, और सबसे कम होगा आइसोप्रोपाइल का। और देखिए सीबीएसई में रीजनिंग नहीं लिखनी है, क्योंकि मैंने ऊपर रीजन नहीं बोला है। आप बस, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे कम वाले का पहले लिखिए आइसोप्रोपाइल, लेस देन 1 क्लोरोप्रोपाइल, लेस देन 1 क्लोरोब्यूटेन। इस तरह से आपने आंसर लिख देना है अपना। और इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोले कि मैडम स्ट्रक्चर के मार्क्स है, नहीं आपने ऐसा भी लिख दिया, अगर आपको समझ में आ गया किसका ज्यादा है किसका कम है, आप ऐसे लिख दीजिए। समझ आ गया। यस मैम। बाकी हम बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो रिएक्शंस है, 3 तरह के हेलो अल्केन्स के रिएक्शन करेंगे पहले, फिर हेलो अरीन के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वैसे पेपर से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 50% 60% जो चैप्टर है ना, वो इसी में से ही आता है। तो इसे हम कल करेंगे, ठीक है। इसी लिंक से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। मैं, और जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है देख लें, या आयुष मित्तल को, अगर आपको नहीं लिंक मिलता तो आप आयुष को कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है।